पिछले साल माइशत 0.5 पे ऊपर आ रही थी, बड़ा बुरा हाल था। इन 3 सालों में एक आम खानदान के लिए जिंदगी के साथ अपना रिश्ता जोड़ना महाल हो चुका है। रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज पे आती है, महंगाई। आज पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पाकिस्तानी अवाम हो जाएं खबरदार, क्योंकि अमारात हो गया तैयार। अब मुत्तहिदा अरब अमारात में 9 जून से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होंगे, छक्के लगेंगे, चौके लगेंगे। अवाम एक्साइटेड हैं, लेकिन क्या वाकई अवाम खुश होंगे? क्योंकि मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत की सुनामी महंगाई की वजह से अवाम को ले डूबी है। वजीर आजम इमरान खान खुद इस बात से तो इत्तफाक करते हैं कि महंगाई की वजह से उन्हें सारी सारी रात नींद नहीं आती, लेकिन वो इस बात पर इत्तफाक नहीं करते कि सब मिलकर बैठें और अवाम के मसाइल का हल निकालें। आज मुस्लिम लीग नून का सेमिनार था, लेकिन उनके यानी वजीर आजम इमरान खान के अपने वजीर इत्तलात चौधरी फवाद कहते हैं कि जी अपोजिशन तो कंफ्यूज्ड है, इनको पता ही नहीं है। हालांकि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बड़े क्लियर हैं। उन्होंने आज सारा मुद्दा अपोजिशन की तकसीम का मुद्दा पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की वजह से जमहूरियत को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। हम इन मामलात पर बात करेंगे। बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तारफ करा देता हूं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब ने, एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ ले। हमें ज्वाइन किया है मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने, मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया, वक्त निकाला। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली हैं। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें जो आज मैंने आपके सामने रखी, वजीर आजम साहब कहते हैं कि मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आती महंगाई की वजह से। अब महंगाई के हवाले से शहबाज शरीफ भी यही बात करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात करते हैं, मरियम नवाज कहती है, शाहिद खाकान कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं। वजीर आजम खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं, तो फिर झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा इस चीज का है कि महंगाई पे आप में काबू पाना कैसे है, महंगाई क्यों है। आज पीएमएलएन ने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज बड़ी पुरवकार तकरीब की इस्लामाबाद में अपने मरकजी सेक्रेटेरिएट में, जिसमें जितने कलीदी की लीडर्स थे पीएमएलएन के, मलिक साहब तो वहां पे नहीं थे, लेकिन वहां पर शहबाज शरीफ साहब ने बोला वीडियो लिंक से। उसके बाद वहां पर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, एहसन इकबाल साहब ने दी, खुर्रम दस्तगीर साहब ने दी, जुबैर साहब ने दी, एहसन इकबाल साहब बोले, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब बोले। जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर बड़ी देर तक सावदार साहब लंदन से बोलते रहे और अपनी परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करते रहे। और उसमें खैर उसमें बड़ी इल्मी, अदबी और इकोनॉमिक डिस्कशन भी थी स्टैटिस्टिक्स की, लेकिन उसमें जोर बहुत ये था जैसे कि खुर्रम दस्तगीर साहब थैले उठा के ले आए चावल के, आटे के, घी के, और कंपैरिजन किया प्राइस, और उन्होंने कहा कि असल मसला ये है। उन्होंने वहां पे अपनी डाइस पे रखे, उन्होंने कहा कि असल मसला ये है। लेकिन वहां पे जब मैं बैठा हुआ था 3 घंटे तकरीबन वो चलती थी, 3:30 बजे शुरू हुई थी और मैं 6:30 बजे निकला हूं तो अभी चल रहा था। तो वहां बैठ के ऐसा लग रहा था कि जो भी आदाद शुमार वो दिखा रहे हैं बिल्कुल सही है और उसमें बिल्कुल यकीन, मतलब दिल चाहता था कि आप मान लें कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां से निकल के जब हमने हुकूमत की इसे कहते हैं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिया। फिर अभी मेरे पास प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर साहब भी आए हुए थे और खुसरू बख्तियार भी आए हुए थे और मुजम्मल असलम भी थे। तो वहां मुजम्मल असलम साहब ने दूसरे जब स्टेटिस्टिक दिए दूसरी साइड से कि भाई इस तरह से डेट हुआ है, तो फिर सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग थी। अब मसला यह है कि जब हम महंगाई और इनके अदाद शुमार की बात करते हैं तो जो भी हमारे सुनने वाले हैं, खुद हम हालांकि 15 साल हो गए हैं टेलीविजन का काम करते हुए, जर्नलिज्म का, मईशत के ऊपर एक मुफस्सल कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। अभी अगर कोई यानी कि समझाना, मैं डॉक्टर साहब इकोनॉमी में नहीं जा रहा। हाँ, मैं तो सिर्फ महंगाई अवाम की जिंदगी अदाब में आ गई, सब मानते हैं इस चीज को। अब देखें, एक उसमें कमेंट ये है, अब जैसे वफाकी वज़रा जो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं वो ये कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो बेसिक अशिया खुर्द नोश की कीमतें हैं उनको कंट्रोल करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। करे ना पंजाब की, तो माशाल्लाह। फिर उस पे वो ये कहते हैं कि देखिए वसीम अकरम प्लस बैठे हैं वहां पर, सिंध की वो प्राइसेस बताते हैं, फिर उस पे जवाब ये आता है कि भाई आप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कर लें। वो कह रहे हैं जी पंजाब में हमारी निस्बतन सिंध के मुकाबले में बेहतर कंट्रोल है। यानी अगर आटा चक्की का जो नहीं है, सफेद आटा है, वो 54 रुपए का बिक रहा है। अगर आप 10 किलो का थैला लेते
لیتے ہیں 540 روپے کا, اور اگر آپ اس کا لیتے ہیں دوسرا جو ہے چکی کا تو وہ تقریباً 65 روپے 64 روپے کا. چکن لاہور میں مہنگا ہے. ہاں چکن جو ہے شوگر مہنگی ہے. جی چکن بھی ڈفرینٹ جگہوں سے ڈفرینٹ ریٹ سے نہیں ہے, تو مہنگائی اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اب پھر یہ مہنگائی کس طرح سے کنٹرول ہوگی اس پہ کوئی مجھے اتفاق نظر نہیں آ رہا کہ مہنگائی میرا نیچے جا سکے. صاحب یہی ہے کہ یہ اتفاق ہے سب میں کہ مہنگائی ہے, سب کہہ رہے ہیں کمر ٹوٹ گئی, سب کہتے ہیں زندگی جیرن ہو, سب کہتے ہیں جینا محال ہو گیا. اور بھائی اس کا حل بھی تو کسی نے نکالنا ہے. ہمیں سنا کے سارا دن پریس کانفرنس. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اس کا اب چونکہ جب سیاسی کھینچا تانی میں ہم اس پہ ایک آزادانہ اوپینین اکثر لے نہیں پاتے, لیکن میرا خیال ہے یہ صرف حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری ریاست کے اسٹرکچرل ویکنیسز اس قسم کی ہیں. اب جیسے ہم نے ڈالر اس وقت رک گیا ہے, ہم نے نیچرل رکھا ہوا ہے, ہم خرچہ نہیں کر رہے ڈالر کو روکنے کے لیے, مطلب روپے کے مقابلے میں. تو 153 پہ جو ڈالر 153-54 کے درمیان ہے, اگر ہمارا ڈالر ہم اسی طرح سے رہ سکے اور ہم اس کو آرٹیفیشلی نیچے نہ رکھیں تو پھر مہنگائی رکنے لگ جائے گی آہستہ آہستہ 1-2 سال کے بعد. اچھا کیونکہ ڈالر جب اوپر جاتا ہے اور روپیہ جب گرتا ہے. ملک صاحب کی طرف جاتا ہوں, لیکن عجیب بات ہے کہ جب ڈالر اگر آرٹیفیشلی رکا ہوا تھا پھر تو مہنگائی تو کنٹرول تھی نا, چینی 55 روپے مل رہی تھی. ملک صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, آج آپ لوگوں کا سیمینار تھا, کل سے پبلسائز کیا ہوا تھا, بلکہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا, اچھا سیمینار تھا, لیکن حکومت کے نمائندے صبح سے ہی بول رہے تھے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کنفیوژن کا شکار ہے, ڈاکٹر شہباز گل بھی بول رہے تھے, دیگر بھی بول رہے تھے. یہ کیا حکومت پر کوئی پریشر ڈالا ہوا تھا آپ لوگوں نے کہ سیمینار ہوا نہیں, ابھی باتیں آپ لوگوں کی آئی نہیں, پہلے سے حکومتی رد عمل شروع ہو چکا تھا؟ یہ ویسے آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو ایک روز کا معاملہ ہے کہ ایک ان اینڈنگ ایک پریس کانفرنسز کا لا امتناعی سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے حکومت کے وزراء کا کبھی وفاق سے, کبھی صوبے سے, اور پھر ایک عجیب سی ایک ہیجانی سی کیفیت ہے. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھیں یہ جو آپ ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے, ایک تو مہنگائی کا پہلو ہے جو کہ بڑا بنیادی ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اس کو 2 حصوں میں آپ کی اجازت سے بات کر لیتا ہوں. جی پلیز پلیز. دیکھیں اکانومی کے 2 ہی ماڈلز ہمارے سامنے ہیں, یا تو آپ سٹیبلٹی اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا آپ گروتھ اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اب گروتھ کے معاملات میں آپ کے ساتھ کچھ بڑی قابل بحث اپروچز ہیں, لیکن ہم نے مشرف رجیم میں دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی کیونکہ ایک پولیٹیکل اکانومی ہے, اس کو باقی اکانومیز کی طرح آپ ٹیبولیٹ بھی نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ ایک بڑی ڈفرنٹ اپروچ کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے دیکھا یہ کہ مشرف کے دور میں بھی اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کے بھی ٹائم کے اندر اور پیپلز پارٹی کا بھی, تو ایک گروتھ کی پرسوٹ تھی اور ساتھ ایک ڈالر روپی پیریٹی کو کنٹرول بھی رکھا گیا تھا. انفلیشن کے معاملات جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے ڈالر کا امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن جب ڈالر کی جب آپ کے امپورٹ ایکسپورٹس کے بلز کے ایشوز آتے ہیں تو اٹس اے ویری کمپلیکس ایک 1 2 3 4 کر کے ایک اینڈ فگر جو آپ کے پاس آتا ہے وہ جی ڈی پی کے ساتھ آتا ہے. تو اب ان ساری باتوں کے اوپر اگر آپ ایک نقطہ اس میں اٹھا لیں اور کہیں جی کہ ہم نے ریڈکشن کر دی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے بلز میں, جو اس میں فرق بڑھ رہا تھا وہ گیپ ہم نے برج کر دی ہے, پھر آپ کہنا شروع کریں جی کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی جو جی ڈی پی ہے وہ امپروو کر گئی ہے, آپ نمبرز دینے شروع کر دیں اور پھر آپ بتانا. لیکن بیسک اس میں بنیادی سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر آج آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کام کر رہی ہے تو وہ ان 4-5 سال کی مسلسل پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہاں پر آ کے پہنچے اور آپ کی اس میں گروتھ میں اضافہ ہوا. پہلے تو آپ کے پاس اس کے لیے پاور بھی اویلیبل نہیں تھی. یہ ساری چیزیں ملک صاحب گزارش یہ ہے, یہ ساری چیزیں میں مان بھی لوں ایز اے لے مین, ایز اے کامن مین, لیکن میرا کنسرن پھر بھی رہتا ہے آٹا اگر بمپر کراپ ہوئی ہے تو وہ تو پریشر آنا چاہیے مارکیٹ پہ, آٹا سستا ہونا چاہیے, گندم وافر مقدار میں گلیوں میں پڑی ہونی چاہیے, اگر شوگر کین زیادہ ہوا ہے تو چینی وافر مقدار میں ہونا چاہیے. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ساتھ یہ بتاتے ہیں فصلیں بمپر ہوئی ہیں لیکن امپیکٹ مارکیٹ پہ کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں ویسے میں نے اسی لیے آپ سے اجازت مانگی تھی کہ میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں.
अगर आप ये देखें कि जो आज महंगाई की सूरत है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन, आप मार्च का सीपीआई इंडेक्स कल मिफ्ता ने एक बड़ी अच्छी प्रेस टॉक में डिटेल्स प्रोवाइड की, उससे पहले आप अप्रैल का देख लें, मई का देख लें, वो नंबर 10 से नीचे कहीं भी नहीं आता। खुद ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट का इदारा है वो भी यही बताता है। एग्जैक्टली जी, देखिए अब मामला कहाँ है कि इस वक्त जो अगर आप इसकी पॉलिटिकली सादा अल्फाज में जो मेरे और आपके लिए ज्यादा काबिल फहम बात होगी और आपके सुनने वालों के लिए, इमरान खान की हुकूमत आज कर क्या रही है कि एक गोबल्स टाइप एक प्रोपोगेशनिस्ट रिजीम, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि उसने जो हाफ ग्लास एम्प्टी है उसको शेड अवे करना है और जो हाफ ग्लास फिल्ड है उसको उन्होंने प्रोपोगेट करना है, और वो हकीकत पर मबनी है कि नहीं, ये किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी वो जो जिसके ऊपर असेसमेंट्स कर रहे हैं वो नंबर्स गलत हैं, वो डेटास गलत हैं, उसकी बुनियाद पे वो 4 की ग्रोथ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, जब एक आदमी के घर का चूल्हा नहीं चलेगा, जब एक आदमी बच्चों की स्कूल की फीस देने की तकलीफ में होगा, बिजली का बिल देने की तकलीफ में होगा, आज एक बिल्कुल लोगों की परेशानी शाय खुर्द नोश से लेके रोजमर्रा की जिंदगी के इस्तेमाल की चीजों के बारे में होंगी, सब्जी फ्रूट तक महंगा होगा, बेसिक एसेंशियल्स महंगी होंगी, चीनी कतारों में लोग लगे होंगे, 100 रुपए के ऊपर किलो की चीनी मिलती होगी, तो इनके फिगर्स को कोई तस्लीम नहीं करेगा। आप फिगर्स को चैलेंज कर रहे हैं, आप मलक साहब आप फिगर्स को, एक मिनट मलक साहब, आप फिगर्स को तो चैलेंज कर रहे हैं। आई विश के अब्बासी साहब जरा वक्त पे आते और वो जवाब देते, लेकिन मुझे ब्रेक लेने नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इसी हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सब कह रहे हैं महंगाई है, सब कहते हैं लोगों पर अजाब आया हुआ है, आखिर इसका हल क्यों नहीं निकाला जाता, क्या रुकावटें हैं? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम वेलकम करते हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब को, बेलाखिर वो तशरीफ ले आए। डॉक्टर साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान ने बातचीत की और उन्होंने कहा, खबरदार किया अपोजिशन को कि अगर हमने इस्तीफे नहीं दिए सब ने मिलकर तो फिर हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। क्या यही अब अपोजिशन को नजर आ गया कि इमरान खान मुद्दत पूरी? अपोजिशन तो पहले भी नून लीग कह रही थी कि जी 5 साल पूरे करें। जी, मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, मार्च या अप्रैल के बाद से सभी ने ये रियलाइज कर लिया है और हुकूमत को खुद भी एहसास हो गया। हुकूमत को जो एक लगता था चैलेंज है, थ्रेट है पीडीएम की वजह से, कहते तो थे कि नहीं हम इसको सीरियसली लेते, लेकिन एक खतरा जरूर था नवंबर से लेके मार्च तक, समझे फरवरी तक कम से कम, कि शायद कुछ यहाँ पर कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ लोगों में कहीं आपस में बातचीत ना हो जाए, कहीं कोई सिरे जोड़ ना जाए, इस किस्म की बातें स्पेकुलेशन थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन उसके बाद से एक इत्मीनान उनको हो गया है कि अब कुछ नहीं होना। अब इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर ने अपने जितने भी मीडिया के उनके बोलने वाले हैं, शोर मचाने वाले हैं, उनको सब कहा है कि अब हमने बात करनी है डिलीवरी की, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की। खुद भी वो शॉटे मार रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, फलां चीज बढ़ी है। तो अब हुकूमत का भी सारा जोर इसी में है। और आज जो बहुत ही अच्छा मुफस्सल किस्म का प्री बजट सेमिनार किया है पीएमएलएन ने, उससे क्लियरली पता चलता है कि पीएमएलएन ने यह फैसला किया है कि वो हुकूमत को एक टफ टाइम देंगे और एक्सपोज करेंगे जिस हद तक मुमकिन है, विद इन पार्लियामेंट और आउटसाइड द पार्लियामेंट, मतलब फिक्री लेवल पर वो। लेकिन अगर ये जैसे आप फरमा रहे हैं कि रियलाइजेशन हो गई है, तो फिर ये 4 तारीख को सवात में जलसा, जुलाई की बात का 29 जुलाई को फिर कराची में जलसा, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के बगैर होगा, 14 अगस्त को फिर इस्लामाबाद में। ये तो मेरा ख्याल है कि एक अवाम में अपनी प्रेजेंस को रखने के लिए, बिकॉज जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्यों है जलसे, तो ये भी जवाब मिला है कि ये फलस्तीन के ऊपर जलसा है, अफगानिस्तान से और अमरीका के बेसिस के हवाले से हम पोजीशन रखना चाहते हैं। तो अवाम में अपने असर रसूख को, इम्पैक्ट को, पब्लिक कनेक्ट को बरकरार रखने के लिए, नॉट फॉर द आउस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, मुझे नहीं लग रहा, गवर्नमेंट में भी कोई ऐसा नहीं लग रहा, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आउस्टर का सिलसिला यहाँ चल रहा है, या कोई इंटरेस्टेड भी हो बहुत सीरियस। अब्बासी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अपोजिशन ये समझती है कि ये अपने ही बोझ से गिर जाएंगे, आप गिरे ना गिरे मैं नहीं कह रहा, वो समझते हैं कि जो कुछ अवाम के साथ कर दिया इन्होंने, और सिर्फ अपोजिशन स्टैटिस्टिक्स नहीं दे रही, एफबीएस जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो भी दे रही है। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी अपोजिशन की भी एक बड़ी पार्टी लगता है मिल चुकी है पीटीआई के साथ। क्या वाकई पीपल्स पार्टी और पीटीआई अब करीब आ रहे हैं? ऐसा बहुत शुक्रिया, माजरत मैं लेट पहुंचा, किसी और शो में था तो आपका प्रोग्राम थोड़ा सा लेट पहुंचा। देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है
کہ حکومت کا ایک معاشی چیلنج تھا اور اپوزیشن کو کوئی امید تھی کہ یہ معیشت کے کسی معاملے میں جو وہ تباہ کر کے گئے تھے کہ یہ پھنس جائیں گے. ہمیں شروع میں اپنی جو ہماری جو ایک سیاسی ساکھ تھی اس کو ہم نے ڈیمیج کیا, لیکن جو معیشت کو ڈسپلن کرنا, وزیر اعظم نے کہا پہلے 2 سال میں ہماری کارکردگی نہیں تھی. کارکردگی کے علاوہ وہ کارکردگی سیاسی نہیں تھی, معاشی تو ٹھیک تھا, ہم ڈسپلن کر رہے تھے, ہم وہ خسارے ختم کر رہے تھے, ہم وہ جو ہماری پلفیج تھی, لیکیج تھی, اس کو بلاک کر رہے تھے. لہذا ہم ایک سمجھ لیں کہ اکنامک ریفارم میں جا رہے تھے, لیکن سیاسی طور پہ بدنام ہو رہے تھے کیونکہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ زیادہ کر دیا پیسوں کو روکنے کے لیے, ہم نے کرنسی ہماری ڈی ویلیویشن ہوگی, تو وہ ساری چیزوں کا امپیکٹ آنا تھا. آج اس ڈسپلن کا امپیکٹ آیا. آج پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے انڈیا منفی 7.5% ہے اور پاکستان 4% کی گروتھ سے ہے. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ آؤٹ پرفارم کر رہی ہے سارا ماضی کا ریکارڈ. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کورونا کی 20% انڈسٹری بند ہونے کے باوجود پاکستان 4,000 ارب سے اوپر ٹیکس کر رہا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ, محمد احمد خان ہمارے ساتھ ہیں. نہیں, وہ آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہے تھے یہ گوبلز کی فلسفی ہے. ان کو فلسفی پہلے فیکٹ سن لیں جو فیکٹس ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے جو نون لیگ پاکستان کے ریزرو جو مسلم لیگ نون کے دور میں خطرناک حد تک گر گئے تھے, آج بہت سیف چلے گئے. پاکستان کے جو آپ اکنامک فیکٹس کی بات کر لیں, یعنی سٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے کبھی اتنا ریکارڈ نہیں لیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اب میں اپنی گوشت بڑا 100 روپے کلو, چکن 130 روپے. آپ اس پہ آئیے گا, میں آپ سے 10 سیکنڈ لوں گا. یہ ساری چیزیں جب لگا اس اپوزیشن کو کہ عمران خان کو تو ہم ٹارگٹ کر رہے تھے معیشت پہ, ہمارا خیال تھا کہ کورونا میں پھنس جائیں گے, معیشت ٹھیک ہو گیا. آج وہ ہمارے پیچھے لگنے کی بجائے اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ پریس کانفرنسز تک رہ گئے. انہوں نے تو کہا تھا ہم 31 دسمبر کو فارغ ہو گئے, جنوری میں فارغ ہو گئے, آریا پار ہو گیا, استعفے دیں گے. سارے بائی الیکشن جیت گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے بائی الیکشن میں ہم نے زیادہ ووٹ لیا ہے. پراچا صاحب جی ہارے ہیں نا آپ لوگ, وہ ہارے میں سیٹیں تھی نا ہماری پہلے بھی, دیکھیں نا ہارے ہیں. نہیں, گھر میں گھس کے مارا کہاں پر, وہ آپ کی صرف ایک جگہ نوشہرہ میں, آپ کی سیٹ نہیں کراچی میں. سنیں, نوشہرہ میں اگر ہم ہارے اپنے ناتفاقی وجہ سے, تو کرک میں ہم جیت بھی گئے. 249 واحد سیٹ ہے جو ہم 500 ووٹ سے جیتے تھے. وہاں پیپلز پارٹی نے داندلی کی, نون بھی کہہ دیا. اب باقی بتا دیں, ہم نے ڈسکا میں زیادہ ووٹ لیا, وزیر آباد میں زیادہ ووٹ لیا, خوشاب میں زیادہ ووٹ لیا. ان کے جلسے میں لوگ نہیں آ رہے, یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. نون سے شین نکل آئی, پیپلز پارٹی نکل آئی, پی ڈی ایم کو دونوں گالیاں دے رہے ہیں. تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ سیاسی طور پہ جتنی سٹیبل عمران خان کی حکومت آج ہے شاید 2 سال پہلے نہیں تھی. اچھا, میں اس نقطے پہ آتا ہوں, جتنی آج سٹیبل ہے میں آتا ہوں. بھائی صاحب, ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی, اپوزیشن نا اتفاقی کا شکار ہے. یہ تو بات درست ہے. اگر ساری اپوزیشن کٹھی جیسے تھی, 5-7 جلسے جو پہلے کیے تھے 20 سپٹمبر 2020 کے بعد ایک بڑا میسج آیا تھا. لیکن اب تو جیسے میں نے کہا, مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے اپوزیشن کو بڑا نقصان ہوا ہے. تو اپوزیشن کی نا اتفاقی کا بالکل خوش ہو رہے ہیں عباسی صاحب یہ بیان کرتے ہوئے. ویسے ایک تو جو عباسی صاحب جن اپنی صلاحیتوں کا ذکر کر رہے ہیں, ہم ان کے معترف ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بڑی شدت کے ساتھ اور اتنا بار بار یہ ایک فالس اوپینین کو دے کین کیپ آن ایکسینچویٹنگ, اس کو دھکا دے سکتے ہیں کہ وہ سچ کا گمان لگے, یہ ہمیں اندازہ ہے. لیکن جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو جب ریئلٹی, جب حقائق سامنے آتے ہیں, تو پھر اس طرح کی ایک بڑی عظیمت اٹھانی پڑتی ہے جو کہ آپ کو ان کے ٹریک ریکارڈ میں نظر آئے گی, وہ آپ کو نظر آتی رہے گی. اس بات کو میں پیچھے چھوڑتے اب میں اپنے پہ آتا ہوں جی, جو آپ پی ڈی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اچھا پریس صاحب, میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. میرے نزدیک اگر پی ڈی ایم کا مقصد اس حکومت کو گرانا تھا تو یہ بڑا ٹریویل مقصد تھا. پی ڈی ایم اگر میرا ایجنڈا یا میری سوچ اس عمران خان کی حکومت کے خاتمے تک رکتی نہیں ہے. میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم نے وہ جو 22 نکات رکھے تھے, ان 22 نکات میں آئین کی بالادستی کی بات تھی,
उसमें एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बात थी, उसमें एक एम्पावर्ड इलेक्शन कमीशन की बात थी, उसके अंदर बात थी उन सारी रिफॉर्म्स की जो कि गवर्नेंस को रिफॉर्म करेंगे, उसके अंदर बात थी कि आईनी हदूद के अंदर अंदर तमाम अदारे अपना काम करेंगे। ये सारी बातें अगर सिर्फ एक इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पे लेकिन इनमें से कौन सा आइडियल मिला? किस आइडियल को आप लोगों ने अचीव किया कि आज पीडीएम एक दूसरे पे इल्जामात लगा रही है? रादर पीडीएम की 9 पार्टीज पीपल्स पार्टी पे बराह रास्त इल्जामात लगा रही हैं। साहब देखिए, आपसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता कि जब आप असूली बुनियाद पर किसी अपने इस आइडियोलॉग पोजीशन पे जाते हैं तो ये एक बड़ी लॉन्ग ड्रॉन कैंपेन होती है। मैं तो इसको देखना चाहता था कि ये मैच करती 1960s के उस प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक मूवमेंट को। मैं तो इसको देखता था कि ये एमआरडी को मैच करेगी, उसके एट पार आएगी, या इसका फेट एआरडी जैसा होगा। मेरे तो इसके साथ उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये एक राइट पॉलिटिकल ट्रैक पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी एक बड़ी मुखासमत की तारीख है, तो फिर क्या हुआ? बिल्कुल मुख्तलिफ फिक्री और सियासी हुआ। ये देखिए, मैं आपसे जो बुनियादी बात करता हूं कि आज भी ये अपने सफर पे जारी है। इसमें अगर किसी एक नुक्ते पर इख्तलाफ आया, ये टूट गई और इसको इस बात के पास ज़ेरे बहस हम ले आए कि ये हुकूमत के खात्मे के किसी एक नतीजे पर पहुंचने के लिए इसको खत्म करने की बात थी। आपने दो बातें परखनी है। नंबर 1, आपने ये देखना है कि क्या जो बात पीडीएम के उस 22 नकाती चार्टर के अंदर थी, उसकी परसूट में जो फेलियर आ रहा है, उसमें कहीं ये तो नहीं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ पावर स्ट्रगल के लिए बात कर रही हैं। अगर पावर स्ट्रगल के लिए बात कर रही है फिर इस फेलियर पे मुझे भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर ये अपने नसूली बुनियादों पर खड़ी होकर बात कर रही हैं, अपनी उस प्रोग्रेसिव कैंपेन पे बात कर रही हैं, उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रही हैं, उस बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हैं, उस आजादी इजहार की बात कर रही हैं, और इन लेटर एंड स्पिरिट और ट्रू बिल्कुल अपनी उस पोजीशन पे खड़े होकर, चाहे वो जितनी भी लॉन्ग ड्रॉन हो, उसमें कभी किसी जगह पे कोई कोल्ड एंड हॉट ब्लोज होंगे विद इन द पार्टीज, क्योंकि इनकी डिफरेंट पोजीशंस हैं, डिफरेंट रीजनल इंटरेस्ट्स हैं, इनके डिफरेंट इनकी अप्रोचेस टूवर्ड्स इकोनॉमी है, टू पॉलिटिक्स हैं, टू डिफरेंट सोशल इश्यूज हैं। बातें हो सकती हैं और मामलात बिगड़ भी सकते हैं, मामलात बेहतर भी हो सकते हैं। लेकिन पीडीएम को इस परसूट में इमरान खान मुद्दा नहीं था, उनका मुद्दा एस्टेब्लिशमेंट थी। चले अगर मामलात बेहतर हो सकते हैं तो देखते हैं कैसे मामलात बेहतर होंगे। मलिक साहब, मुझे ब्रेक लेना है। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मुत्तहद हैं, हमारी हुकूमत स्ट्रांग है, हमारे इत्तेहादी साथ हैं। कल एमकेएम इधर आ रही है, फिर उससे पहले काफली के चौधरी परवेज इलाही साहब जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं वो भी अपनी बात कर चुके हैं। जहांगीर खान तरीन का ग्रुप अभी भी इस वक्त डिनर पर मौजूद है। क्या इमरान खान के साथ हैं सब लोग जो इनके साथ थे? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्की सूरत हाल के हवाले से, महंगाई के हवाले से। डॉक्टर साहब, अब्बासी साहब ने कहा कि जी हम इंटैक्ट हैं, लेकिन जो सरकमस्टेंसेज नजर आते हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप अभी इस वक्त लाहौर में उनका डिनर चल रहा है। चौधरी परवेज इलाही साहब बड़ी खुल के बात कर चुके हैं। एमकेएम का डेलीगेशन आज पहुंच चुका है, कल उनकी वजीर आजम साहब से मुलाकात है, उनके भी तहफ्फुजात हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर, इसको सरफे नजर करते हुए वजीर आजम साहब भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर डिफरेंट बात कर देते हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से डिफरेंट। ये क्या पैगाम दे रहे हैं वजीर आजम साहब? देखिए, ये चूंकि बजट है, बजट ने पास होना है और हुकूमत ने पंजाब का और फेडरल बजट पास करवाना है, तो जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जो छोटी जमातें हैं, उन्होंने जाहिर है इस मौके पे हुकूमत से कुछ न कुछ हासिल करना है। लेकिन ये गालिबन बड़ा मुश्किल होगा कि हुकूमत फेल हो जाए। हुकूमत इंडिया इनको मना लेगी, कुछ न कुछ देगी। अब जहांगीर खान तरीन पैगाम, मैं आपसे तो पैगाम पे बात करना चाह रहा हूँ कि ये क्या पैगाम दे रहे हैं वजीर आजम बार बार ये बात करके? पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक खास पैगाम है उनकी।
संडे को बात की, कल फिर उन्होंने बात की। अच्छा, मैंने उसको नहीं फॉलो किया कि वो इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है, डरा रहे होंगे इनको, इसके अलावा क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान भारत में कुछ नहीं हो सकता इस वक्त इस स्टेज पे। आप ये समझते हैं कि कुछ नहीं हो सकता इस वक्त। तो अगर कोई फॉरेन पॉलिसी इशू इंपॉर्टेंट है तो वो अफगानिस्तान के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जहां अमरीकी चाहते हैं कि हम उनको बेसिस दें बगैर डिक्लेयर ये जो थीसिस आया कि जियो इकोनॉमिक्स पे अब हम जोर देंगे, जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटेजिक से हट के, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। जियो इकोनॉमिक्स पे तो जोर देंगे। इस हुकूमत का तो कोई जियो पोलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक तो व्यू है भी नहीं, ना ही हमारी एस्टैब्लिशमेंट का। अभी तो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी जियो इकोनॉमिक्स पे ही फोकस है, उनका हर तरफ यही व्यू है अफगानिस्तान के साथ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो आई थी कि जी हम भारत के साथ अब नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, वजीर आजम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना। देखिए, वो तो आपको पता है, जो वजीर आजम ने कॉमर्स मिनिस्टर की हैसियत से समरी भेजी और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से रोक ली थी, ये वही कॉन्टेक्स्ट है। वो एक टेस्ट बैलून था। ये तो बात मानने की नहीं है ना कि जब समरी भेजी एज कॉमर्स मिनिस्टर तो वज़ीर आज़म को नहीं पता था कि समरी क्या है। ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऐसा टेस्ट बैलून भेजी थी जब पीएमएलएन ने और ऑपोजिशन ने और मीडिया ने उस पर रद्द-ए-अमल किया तो प्राइम मिनिस्टर को एहसास हुआ कि ये अभी स्टेज इसके लिए हमवार नहीं हुई है, तो यू टर्न ले लिया। हाँ, मेरा ख्याल है उसके बाद ये फैसला हुआ है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कि पहले इसके लिए राह हमवार की जाए, रिसेप्टिव एटमॉस्फेयर हो ताकि इसको हम लेकर आगे चले। लेकिन कुछ बहुत हो नहीं सकेगा क्योंकि हमारी खाली एक मिनट इधर इंपॉर्टेंट बात के इन्होंने फैसला किया है कि राह हमवार करें। अब्बासी साहब, राह हमवार होगी कि जब आप अपोजिशन के साथ बैठेंगे, जब आप पार्लियामेंट में उनको एतमाद में लेंगे। बार बार में अगेन मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हमारी फौजी क़यादत भी चाहती है कि मसाइल का हल मिल के ढूंढा जाए। इमरान खान क्यों शाई रहते हैं अपोजिशन के साथ बैठने से, उनके साथ बात करने से, उनको साथ बिठाने से? देखिए, जो आपने कश्मीर वाली बात की, ये बड़ा सीरियस इशू है और ऑपोजिशन इस वक्त ऑपोजिशन बड़ा नेगेटिव किरदार अदा कर रही है कि वो जी ये कश्मीर बेच है, ये है। तो वजीर आजम ने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके लिए ये बयान दिया कि हम जब तक कश्मीर का जो स्टेटस है वो पुराना नहीं होगा, ये इंटरनल कंजम्पशन ये देखे ना, क्योंकि वो इंटरनल एक पॉलिटिक्स चल रही है। बाकी जो जहां तक कोई पाकिस्तान की पॉलिसी, इस चीज की थोड़ा और वादे कर दें हमारे लिए। जब आप कहते हैं कि वजीर आजम के बयान सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं, वजीर आजम का बयान उसमें जो उन्होंने कल परसों बयान दिया जिसमें अफगानिस्तान के इशू पे उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के इशू पे हम बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर सकते हैं और ये इस मैसेज की आप कुछ फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशन भी है, कहां मैसेज देना होता है कि अगर इंडिया का रवैया ठीक हो तो इस खित्ते में अमन भी आ सकता है। जब तक खित्ते में अमन नहीं होगा, अफगान मसला अगर खुदा ना खासा पावर वैक्यूम आ जाता है इस वक्त इन नेटो फोर्सेस के जाने के बाद कैसे हमवार करेंगे उस राह के लिए? बाकी तो चलो जहां तक अपनी है उसमें सबसे ज्यादा रोल इंडिया का रोल है कि इंडिया की जो इस वक्त पोजीशन है और जो कश्मीर पे उनका स्टैंड है, पाकिस्तान किसी कीमत पे भी उस स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहता। बाकी बात है ऑपोजिशन की। तो ऑपोजिशन जो है उनके पास एक ही इशू था कि इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई कोरोना में हम अभी भी है नहीं, उनका इशू था, अब तो खत्म हो गया ना। अब सारे आपके इंडस्ट्री आपने डिक्लेयर कर दिया 4%। नहीं 4% के अलावा नहीं है, सारी मईशत की इंडस्ट्रीज इतने पॉजिटिव हैं। बड़ा जेन्युइन सवाल किया डॉक्टर साहब ने। वो तो ये कह रहे हैं ना कि फिगर आपने दिया है, वो कौन सा मान रहे हैं? लेकिन वो एक प्रेस रिलीज दे दी ना। अगर यही हुकूमत पिछली दफा -0.4% देती है और वही हुकूमत ख्याल नहीं आया, नहीं इतना ऐसे भी इकोनॉमी बढ़ सकती अपना है। प्राइस इस तरह नहीं है। अच्छा, इकोनॉमी जो बढ़ी है, आपकी बम्पर क्रॉप्स नजर आ रही हैं, आपकी स्टॉक मार्केट उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, मैं पहले कि 15 दिन पहले क्यों नहीं नजर आ रही थी? आपका रिजर्व इस वक्त $23 बिलियन पे पहुंच गया। आपके बारे में सारी दुनिया की ये जो बात है कि ये अचानक कैसे आया कि जी हम अचानक नहीं होता। प्राइस साहब, अभी असल फैक्ट्स तब आएंगे जब जून एंड होगा, उस वक्त तो एक्चुअल फैक्ट्स भी आएंगे। इससे यानी ऊपर जाएंगे? नहीं हो सकता है, ये तो सारे अभी फोरकास्ट है। बिकॉज जून का जो रिजल्ट है वो जुलाई के एंड में सारा डाटा आ जाता है। अभी तो चूंकि क्रॉप्स की रिपोर्ट आ रही है, अभी सारी क्रॉप की हार्वेस्टिंग आप भी उस इलाके से अभी हार्वेस्ट भी नहीं हुआ। ये सारे फोरकास्ट हैं और फोरकास्ट ये है कि ऐसे कोरोना के माहौल में जहां 15 से 20% इंडस्ट्री बंद थी, उसके बावजूद पाकिस्तान रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, रिकॉर्ड ऐसा हो जैसे आप कह रहे हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज और करंट अकाउंट के रिकॉर्ड तारीखी खसारे से तारीखी सरप्लस में जा रहा है। जी मलक साहब, ये तो आपके लिए परेशानी का पैगाम। मलक साहब, आपके लिए परेशानी है वाकई के ये सारे इशारे जो हैं वो दुरुस्त आ रहे हैं? नहीं, देखिए, आई एम रादर ग्लैड के कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है। मतलब एक जो तकलीफ है पब्लिक की,
उसको ये अपने ड्राइंग रूम्स में और अपने आलीशान दफातर में बैठ के उसके ऊपर एक ग्लोरी अटैच कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया, तो ठीक है करते रहे, हमें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब ये फिगर्स की बात करके और एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ की बात करेंगे तो मुझे ऑनेस्टली आई हैव टू कंसीड कि शौकत तरीन साहब, मैं बड़ा नाकिद हूं इस हुकूमत का, लेकिन शौकत तरीन साहब बतौर वजीर खजाना मुझे उनका एहतराम भी और मैं उनकी एबिलिटी को भी मानता हूं। तो गालिबन शायद उन्होंने इनसे आकर ये जो बात कही कि ये जो आप स्टेबिलिटी और रिफॉर्म जिसको आप कह रहे हैं, वो तो आप टोटल आपने अपनी कोई स्पाइन भी नहीं रखी कि IMF से बात करते हुए आपने कोई अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी नहीं ली कि आपने अवाम उन्नास पे कितना बोझ डालना और कितना नहीं डालना। तो शौकत तरीन साहब एक्चुअली टोल्ड देम कि अब हमें ग्रोथ की बात करनी चाहिए। तो अब जब ग्रोथ की बात करने के लिए जिनको बताया जाए और वो हमारे दोस्त जैसे भाई साहब भी बात कर रहे हैं, तो पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी वही गोबल्स फिनोमेना पे खड़ी हो गई है और ग्रोथ शाउट करना शुरू कर दिया है और बता रहे हैं कि इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, ज़राअत की GDP कितनी कंट्रीब्यूट करेगी, सर्विसेज इंडस्ट्री कितनी कंट्रीब्यूट करेगी, ये कोविड के बावजूद हमने क्या पोजीशनिंग दी है। तो तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक रजा बाकिर की स्टेटमेंट जो भी सिर्फ जब शौकत तरीन बतौर वजीर खजाना आए थे और जब ये हुकूमत ये एक तौजीह पेश कर रही थी कि इन्फ्लेशन का ताल्लुक स्टेट बैंक की पॉलिसी के साथ है और हम स्टेट बैंक की एक रेगुलेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो आप एक सीक्वेंस में 3 प्रेस टॉक्स रख लें। नंबर 1 जो रजा बाकिर की थी, नंबर 2 जो शौकत तरीन साहब की है, और नंबर 3 आज जो पूरी कैबिनेट हॉर्न ब्लोइंग कर रही है कि ग्रोथ की बात, ग्रोथ के हवाले से एब्सोल्युटली नॉट द केस। चले मलक साहब, वक्त खत्म हो गया। मलक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सदाकत अली अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। नादरीन, ग्रोथ हो या GDP के फिगर्स हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि चीनी मिल रही है, आटा मिल रहा है, चिकन मिल रही है, दालें मिल रही हैं, चावल मिल रहे हैं, कुकिंग ऑयल मिल रहा है। अगर तो अवाम की रीच में ये सारी चीजें हैं तो बहुत अच्छी इकोनॉमी है। लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ GDP 10% भी कह दीजिए और चिकन ना मिले, चावल ना मिले, चीनी ना मिले, दालें ना मिले, कुकिंग ऑयल ना मिले, रीच से दूर हो, तो मुझे कम अज कम उस इकोनॉमी से कोई गर्ज नहीं है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।